परमबीर सिंह के खत और उसके बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अनिल देशमुख और शरद पवार ने जांच की बात कही है। अगर आरोपों पर इस्तीफे देने लगे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए केंद्र में कितने मंत्री उनके ऊपर आरोप होते हैं, महाराष्ट्र में होते हैं और राज्यों में होते हैं। अगर हर सबका इस्तीफा हम लेकर बैठे तो सरकार चलाना मुश्किल होता है। लेकिन परमबीर सिंह जो मुंबई के एक्स पुलिस कमिश्नर है, उसने जो एक लेटर बॉम्ब ऐसे कोई बॉम्ब भी नहीं होता, लेटर बॉम्ब नहीं होता, बॉम्ब तो अलग तरह से होते हैं। तो इस लेटर बॉम्ब में जो कुछ लिखा है उस बारे में खुद अनिल देशमुख जी ने भी कहा है कि उनकी जांच हो जाए, उनकी जांच होनी चाहिए। ये सब जो आरोप है और मुख्यमंत्री खुद जांच करे। कल शरद पवार साहब ने भी कहा है कि जूलियो रेगोलो जो सुपर कॉप है, एक उनकी छवि जो है पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत सबसे ऊपर है, कि उनको जांच करने दो। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना, ये पूरा अधिकार जो होता है ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय ले। तो देखिए, संजय राउत ने साफ कर दिया है कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आशीष सिंह जुड़ गए हैं सीधे शरद पवार के आवास से, जबकि अंकित गुप्ता संसद भवन के बाहर से हैं और रौनक कुकड़े मुख्यमंत्री आवास के बाहर से। सबसे पहले रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, शिवसेना का रुख साफ हो गया है कि ऐसे यूं ही केवल विपक्ष मांग ले तो मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होंगे। क्या यही ऑफिशियल पोजीशन अब मुख्यमंत्री की भी रहने वाली है? जी देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से अब तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया, लेकिन मुख्य तौर पर यहाँ पर विकास एक बात देखने वाली है कि संजय राउत का जो बयान है काफी हास्यास्पद लग रहा है, क्योंकि आरोप अगर किसी ने लगा दिए तो इस्तीफे देने होंगे। मतलब इसको लेकर वो जो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई भी आरोप लगाए तो ऐसे में बहुत लोगों के इस्तीफे हो जाएंगे। सवाल ये है कि कोई भी आरोप नहीं लगा रहा है। परमबीर सिंह ये आईपीएस ऑफिसर है, मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त रह चुके हैं। इतना ही नहीं तो सर्विंग डीजी है। काफी बड़ा उनका अगर देखा जाए तो इतिहास रहा है, काफी लंबे समय से वो पुलिस विभाग में काम कर रहे हैं। ऐसे बड़े व्यक्ति की ओर से राज्य के गृह मंत्री पर इतने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह से डिफेंड जो है वो शिवसेना और एनसीपी करती हुई दिख रही है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक जो है लॉ एंड जुडिशरी विभाग की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बुलाई है। चूंकि ये विभाग मुख्यमंत्री के पास ही है, ऐसे में हमें जो सूत्र बता रहे हैं, जिस तरह का पत्र परमबीर सिंह ने लिखा है और उसको सार्वजनिक किया है, क्या इस तरह का पत्र सार्वजनिक किया जा सकता है? क्या इसके पहले कोई शिकायत उन्होंने होम डिपार्टमेंट को की थी? इसके पहले लिखित में कुछ बताया था? ये सब बारे में जानकारी जो है वो लॉ एंड जुडिशरी विभाग से ओपिनियन लेने की कोशिश जो है इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और क्या इस विषय में क्या परमबीर पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की जा सकती है, इस बारे में भी रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो है वो अधिकारी से जानकारी लेंगे। जी विकास। जी रौनक, जब गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा था कि केवल ये तबादला प्रशासनिक तबादला नहीं है, अक्षम्य गलती की थी जिसको माफ नहीं किया जा सकता, तब सामना में आर्टिकल छपा और बाकायदा परमबीर सिंह का बचाव किया गया। अब जब परमबीर सिंह ने सच सामने रख दिया है तो फिर बिना हटाए अनिल देशमुख को जांच निष्पक्ष कैसे हो पाएगी? जी निश्चित तौर पर विकास यही बड़ा सवाल है और विपक्ष भी लगातार यही सवाल जो वो सरकार से पूछ रहा है, क्योंकि कल ही देवेंद्र फडणवीस ने भी शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपना पक्ष जो है वो रखा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर इंक्वायरी करने की बात खुद गृह मंत्री कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की इंक्वायरी की जाए, अगर वो पद पे रहे तो फिर इंक्वायरी कैसे हो पाएगी और कैसे फेयर एंड इंक्वायरी कहा जा सकेगा? तो यही वजह है कि अनिल देशमुख और सरकार पर लगातार दबाव है और खुद मुख्यमंत्री पर दबाव है। हो सकता है कि आज फिर एक बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुख्यमंत्री के संदर्भ में बात हो और उसके बाद कोई फैसला हो सके। हालांकि शरद पवार का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में अगर कोई सबूत सामने आते तो निश्चित तौर पर अनिल देशमुख पर कार्रवाई करने का मन जो है वो एनसीपी का है, लेकिन अभी केवल आरोपों के आधार पर कार्रवाई करना ये उचित नहीं होगा। जी विकास। जी रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आशीष भी जुड़े हुए हैं, सीधे आशीष का रुख कर लेते हैं, शरद पवार के घर के बाहर से हैं। आशीष, आखिर सूत्र क्या कह रहे हैं? अनिल देशमुख की कुर्सी रहेगी या जाएगी?
देखिए, मुझे तो लगता है कि जहां तक सूत्र हमारे बता रहे हैं, फिलहाल उनकी कुर्सी रहेगी। शरद पवार, मैं आपको एक अपडेट दे दूं, विकास की कुछ देर पहले अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ बैठ करके संसद भवन के लिए निकले। उनसे हमने बात करने की कोशिश की, कुछ कहा नहीं। लेकिन लार्जली आप जानते हैं, संजय राउत कोई भी इस तरह का स्पष्ट बयान देते हैं तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की स्वीकृति से देते हैं। और जैसा पहले भी मैं और आप चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस सोर्सेस की तरफ से भी हमें इस बात की जानकारी दी गई है कि महत्वपूर्ण अंग है महाराष्ट्र सरकार का, और उनका ये मानना है कि बीजेपी के दबाव में इस तरह के इस्तीफे नहीं होने चाहिए। देखिए, आगे चल के क्या इस तरह का पॉलिटिकल दबाव पड़ेगा विकास की कम से कम इस्तीफा ना हो, विभाग बदल दिया जाए फेस सेवर के लिए, अभी वो भी कहना मुझे लगता है जल्दीबाजी होगी। जो अभी फीलर्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक फिलहाल बीजेपी के दबाव में, ऑपोजिशन के दबाव में इस्तीफे के पक्ष में कोई नहीं है। जी, आशीष बता रहे हैं कि इस्तीफे के पक्ष में एनसीपी में कोई भी नहीं है, और शिवसेना ने खुद कह दिया है कि मुख्यमंत्री ही अंतिम फैसला लेंगे। संसद भवन के बाहर से अंकित गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आज संसद में ये मामला उठेगा? जी, फिलहाल अभी जो है संसद भवन के अंदर इस मामले को लेकर के कोई जो चर्चा होगी, अभी ऐसी कोई जानकारी निकल के सामने नहीं आई है। लेकिन विकास, एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर बताना चाहूंगा, बीजेपी के सांसद से अभी मैंने बात की है, भागवत कराड़ है, उन्होंने साफ तौर पर जो है इस्तीफे की मांग की है। उनका यह कहना है कि शिवसेना कुछ कह रही है, एनसीपी कुछ कह रही है कि अभी इस्तीफे की जरूरत नहीं है, आरोप है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो गृह मंत्री बने रहेंगे अनिल देशमुख, तो फिर आखिर इस्तीफा जो ये फिर जांच कैसे होगी? बिना इस्तीफा दिए, बिना उनको पद से हटाए जांच निष्पक्ष हो ही नहीं सकती। और इस वजह से जरूरी है कि उनको उनके पद से हटाया जाए और उसके बाद में एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं बीजेपी के सांसद। वहीं शरद पवार जब संसद भवन पहुंचे हैं तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया, और संजय राउत का कहना है कि उन्होंने तो अपना पक्ष साफ कर ही दिया है। जी अंकित, आप बने रहिए, आशीष आप भी बने रहिए, रौनक आपसे भी अपडेट लेने के लिए आते रहेंगे। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता नवाब मलिक ने एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत की है, बड़ा बयान दिया है। नवाब मलिक ने कहा है कि परमवीर के लेटर वाली साजिश दिल्ली में रची गई है। ये खत महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए लिखा गया है। एनसीपी निष्पक्ष जांच चाहती है, इस्तीफे की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनिए नवाब मलिक ने क्या कहा। हमारे साथ एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक जी हैं। सर, भाजपा आक्रामक है, मांग कर रही है कि अनिल देशमुख इस्तीफा दें, और आरोप जिस प्रकार से परमवीर सिंह ने लगाए हैं, पत्र में लिखा है कि फरवरी महीने में सचिन वजह से और अनिल देशमुख की मुलाकात हुई, जहां अनिल देशमुख ने सचिन वजह को ये टारगेट दिया कि आपको ये पैसे कमाने हैं। लेकिन जिस तरह से पत्र में आरोप लगाए गए, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले ट्रांसफ़र होने के बाद क्यों खत लिखा गया, और जिस तरह से 17 तारीख को ट्रांसफ़र हुए एक दिन पहले वो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जरिए कोई सबूत तैयार कर रहे हैं, जिस तरह के सवाल पूछे गए। उसी पत्र में कहा जा रहा है कि वजह से फरवरी के आखिर में अनिल देशमुख ने मुलाकात की। अनिल देशमुख 15 तारीख तक कोविड पॉजिटिव थे, 27 तारीख तक होम क्वारंटाइन थे, वो किसी से नहीं मिले। 27 तारीख की रिपोर्ट आने के बाद एक दिवस सिर्फ वो लोगों से मिले हैं। ये सारी परिस्थितियाँ संदेह पैदा करती है, और निश्चित रूप से पार्टी ने निर्णय लिया है कि जांच होगी, जांच होने दीजिए, लेकिन इस्तीफे का कोई सवाल नहीं होता। लेकिन तो परमवीर सिंह ने ऐसा क्यों किया? सवाल ये उठता है कि एक आईपीएस अधिकारी जो कि मुंबई पुलिस आयुक्त जैसे पद से तुरंत अभी हटाया गया हो, उसने इतने बड़े पत्र में इतने बेहद संगीन आरोप गृह मंत्री पर लगाए। देखिए, ऐसा है, पत्र की तारीख, पत्र में जिस तरह से चैट का हवाला दिया जा रहा है, ये सब शक पैदा करने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने के लिए कदम उठाया गया। परमवीर सिंह जी दिल्ली गए, किससे मिले, कब मिले, इसकी जानकारी पूरी हम लोगों को है। समय आने पे वो चीज़ें बताई जाएगी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अनिल देशमुख को इस्तीफा देना चाहिए, जिस प्रकार के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। पवार साहब ने गेंद जो है उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी है, और यहाँ तक कि संजय राउत भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के पास अधिकार होते हैं कि वो फैसला लें कि मंत्री किसे बनाना है किसे नहीं। देखिए, ऐसा है, मुख्यमंत्री का प्रोगेटिव होता है, मंत्री किसे बनाया जाए, कौन सा विभाग किसे सौंपा जाए, तो उस पर उन्हें निर्णय लेना है। लेकिन पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे हमारे मंत्री। और देखिए, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जो कहानी है वो पूरी इसके आसपास घूम रही है कि परमवीर का जो पत्र है वो किस तरह से उनके इस्तीफे के बाद लिखा गया, और वो दिल्ली आए, दिल्ली में किससे मिले, उसका खुलासा नवाब मलिक नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो शक की सुई इस बात की ओर घुमा रहे हैं
कि ये जो पत्र है परमवीर ने लिखा है ये दिल्ली से लिखवाया गया है। जाहिर तौर पर उनका इशारा सरकार, केंद्र सरकार और बीजेपी की तरफ है। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। आशीष सिंह शरद पवार के घर के बाहर से, संसद भवन से अंकित गुप्ता और रौनक कोकड़े जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रौनक का रुख कर लेते हैं। रौनक, जब परमवीर दिल्ली आए तो कुछ जानकारी मिली है? किस किस से मिले हैं? नवाब मलिक ने तो खुलासा नहीं किया। देखिए विकास, कल इशारों में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि देवेंद्र फडणवीस भी दिल्ली पहुंचे थे और उसके बाद ये पत्र जो है वो अब मीडिया के सामने या सार्वजनिक किया गया है। तो कुल मिलाकर उनका साफ तौर पर यह कहना था कि फडणवीस की दिल्ली विजिट के बाद ही ये प्लान जो है वो रचा गया और उसके बाद इस तरह की आरोप जो है वो सरकार को बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं। कल ये बात पवार के कहने के बाद आज सामना में भी जो संपादकीय लिखा गया उसमें भी इस बात का जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर अब बीजेपी पर ये पूरा मामला जो है वो धकेलने की कोशिश और ये साजिश बीजेपी के द्वारा परमवीर के जरिए रची जा रही है, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये अब सरकार में बैठे हुए जो पार्टी है, खासतौर से एनसीपी और शिवसेना, उनकी ओर से कहा जा रहा है। जी विकास। जी बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका। आशीष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित गुप्ता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट से देने के लिए। और जो भी बड़ा अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा हुआ वो सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देखेंगे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक बवाल के बीच तमाम जो खबरें आ रही हैं वो सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख को निशाने पर लिया है। नकवी ने कहा कि अभी तक हम महाराष्ट्र में हफ्ता वसूली सुनते थे, लेकिन यह तो हफ्ता का बाप निकला। और क्या कुछ कहा है नकवी ने, आपको सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं हम लगातार कि मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा है, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। सर, सिर्फ आरोपों के आधार पर कार्रवाई नहीं हो सकती? देखो भैया, जो कुछ भी घटनाक्रम दिख रहा है वो अभी तो हम हफ्ता हफ्ता सुनते थे महाराष्ट्र में या मुंबई में बहुत। ये हफ्ता नहीं, हफ्ते का बाप दिखाई पड़ता है। और जिनके ऊपर जिम्मेदारी हो फिरौती को रोकने की, फिरौती के जैसे अपराधों को ख़त्म करने की, वो खुद फिरौती के फंदे में फंसे हुए दिखाई पड़े, तो इससे बड़ा जो है वो आश्चर्य करने वाला और इससे बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो नहीं सकती। सवाल सबके बीच में एनआईए को जो जांच सौंपी गई है उसके ऊपर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुंबई पुलिस के ऊपर, मुंबई के एटीएस के ऊपर भरोसा नहीं है? एनआईए की जांच की आतंकी घटना नहीं है? देखो, दिक्कत ये है कि जब कोई गड़बड़ झाले में फंसता है तो एक बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडिशनल फैशन है कि आप जो है वो सेंट्रल एजेंसीज़ को गाली देने लगेंगे, आप केंद्र सरकार को गाली देने लगेंगे, तो ये तो बहुत प्रोफेशनल तरीका है, लेकिन ये एक्सपोज हो चुका है। बस तो क्या अनिल देशमुख का आप लोग मांग करते हैं कि हटा दें? हमारी राज्य की जो इकाई है उस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर जो भी महाराष्ट्र के हित में होगा उसमें कदम उठा रही है और उसके बारे में कह रही है। महाराष्ट्र में आए सियासी भूचाल की बात कर लेते हैं। लेटर बम ने बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना के बीच एक नया वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेता राम कदम ने परमवीर सिंह के 100 करोड़ की हफ्ता वसूली के आरोपों की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से कराने की मांग की है। वाजे गैंग मामले में 100 करोड़ की बात सामने आई है। अब 100 करोड़ की वसूली सरकार की ओर से की जा रही थी। यह मामला बहुत संगीन है। 100 करोड़ ये आंकड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा है। इस कारण हम चाहते हैं कि इसकी जांच ईडी के द्वारा हो। एक तरफ अनिल देशमुख को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि उनकी कुर्सी रहेगी या जाएगी। उधर महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन मर्डर केस को लेकर सुलझाने का दावा किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में एक पुलिस कांस्टेबल समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पुलिस वाले का नाम विनायक शिंदे है, जो फिलहाल सस्पेंड है। वहीं दूसरे आरोपी का नाम नरेश गौर है, जो एक क्रिकेट बुकी है। एटीएस के सूत्रों ने बताया कि नरेश गौर को मुंबई से और शिंदे को एटीएस के इंस्पेक्टर दया नाइक ने कलवा से गिरफ्तार किया है। एटीएस को शुरुआती जांच में पता चला है कि मनसुख को मारने से लेकर शव को खाड़ी में फेंकने तक में 11 या फिर उससे भी ज्यादा लोग शामिल हैं। इनमें से कुछ पुलिस अधिकारी भी हैं। सूत्रों के मुताबिक इन पुलिस अधिकारियों में सबसे बड़ा नाम सचिन वाजे का है। एटीएस के मुताबिक वाजे ने ही मनसुख को स्कॉर्पियो चोरी होने की एफआईआर दर्ज करवाने को कहा था और यह भी कहा था कि वो पुलिस को ना बताए कि ये स्कॉर्पियो वाजे चलाता था।
तो हम लगातार आपको मनसुख मर्डर केस और उसके बाद आए सियासी भूचाल से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। मनसुख मर्डर केस की जांच के दौरान एटीएस के हाथ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी लगी है। 27 फरवरी को मनसुख और उसके भाई विनोद के बीच बातचीत की इस रिकॉर्डिंग से सचिन वाजे की भूमिका पर सवाल उठते। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस बातचीत में क्या हुआ। विनोद ने मनसुख को फोन करके कहा, नींद हो गई क्या हुआ? इसके बाद मनसुख ने अपने भाई विनोद से कहा, अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। ये बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग एटीएस को मिली है। अब इसके जवाब में विनोद ने मनसुख से कहा, स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? वो गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, बताया ना स्टेटमेंट में। ये पूछा विनोद ने मनसुख से। मनसुख ने जवाब दिया, ऐसा नहीं लिखवाया है। ये आखिरी बातचीत है और इस बातचीत में आगे क्या कहा बातचीत हुई वो बता रहे हैं आपको। विनोद ने मनसुख से कहा, क्यों नहीं लिखवाया? मनसुख से पूछा। इसके जवाब में मनसुख ने अपने भाई विनोद से क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मनसुख ने कहा, सचिन वाजे ने कहा था कि वो गाड़ी चलाते थे, ये बात मत बताना, इस वजह से ये बात मैंने स्टेटमेंट में कही नहीं। मनसुख ने ये बात अपने भाई विनोद को बताई। एक्सक्लूसिव बातचीत आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं। इसके जवाब में विनोद ने मनसुख से कहा, तूने गलत किया, गलत लिखवाया, इस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? ये पूछा मनसुख से विनोद ने। इसके जवाब में मनसुख ने विनोद को कहा, कुछ नहीं होगा साहेब, यानी कि बाजे के पास ही मामला है। ये विनोद और मनसुख की बातचीत है। विनोद ने फिर कहा, एटीएस वाले भी जानकारी निकालेंगे। इस पर मनसुख ने क्या कहा, साहेब के पास सब पेपर है, साहेब ही मेन है, अब कुछ नहीं होगा। ये बात मनसुख ने अपने भाई विनोद को कही कि वाजे ही सब कुछ है। मनसुख के कातिल गिरफ्तार। एबीपी न्यूज के पास महाराष्ट्र एटीएस की पूरी पड़ताल। एक तरफ एनआईए मनसुख हिरेन केस की जांच अपने हाथों में लेने जा रही है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र एटीएस ने मनसुख हिरेन की मौत का केस सुलझाने का दावा किया है। मनसुख के कातिलों तक कैसे पहुंची एटीएस, इसकी पूरी रिपोर्ट एबीपी न्यूज के पास है। सबूतों की लिस्ट के साथ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे ने फेसबुक पर पूरे केस के सुलझाने का दावा किया है। आपको बता दें कि मनसुख केस में एटीएस ने निलंबित पुलिस कांस्टेबल विनायक शिंदे और क्रिकेट बुकी नरेश गौर को गिरफ्तार किया है। अब एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा की इस एक्सक्लूसिव से समझिए कि आखिर एटीएस इन तक पहुंची कैसे। सबसे अहम सबूत है मनसुख और उनके भाई विनोद हिरेन के बीच की बातचीत का वो ऑडियो जो वाजे पर बड़े आरोप लगा रहा है। नींद हो गई क्या हुआ? अब नहीं जाना पड़ेगा, सारा स्टेटमेंट हो गया है। स्टेटमेंट में क्या लिखवाया? वो गाड़ी सचिन वाजे भी चलाते थे, बताया ना स्टेटमेंट में। ऐसा नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? सचिन वाजे ने कहा था कि वो गाड़ी चलाते थे, ये बात मत बताना, इस वजह से वो बात मैंने स्टेटमेंट में नहीं कही। तूने गलत लिखवाया है, इस पर कोई गड़बड़ी तो नहीं होगी ना? कुछ होगा नहीं, साहब के पास ही मामला है। एटीएस वाले भी जानकारी निकालेंगे। साहब के पास सब पेपर हैं, साहब ही मेन हैं, अब कुछ नहीं होगा। दोनों भाइयों के बीच हुई इस बातचीत को देख केस में सचिन वाजे का जुड़ाव साफ नजर आ रहा है। यही नहीं, एटीएस की जांच से जुड़े सूत्रों ने बताया कि 4 मार्च को सचिन वाजे के सीडीआर से कई चौंकाने वाली बात पता चली है। 4 मार्च ही वो दिन है जिस दिन मनसुख गायब हुआ था। उस दिन सचिन वाजे को न किसी का फोन आया और न उसने किसी को फोन किया। उसके फोन पर 8 मैसेज आए, लेकिन वो मार्केटिंग वाले मैसेज थे। इससे ये साबित होता है कि ऐसा उसने जानबूझकर किया था, क्योंकि एक पुलिस अधिकारी के पास पूरे दिन उसके रजिस्टर्ड नंबर से फोन पर बात ना हो तो शक की सुइयां सचिन वाजे की तरफ घूमेंगी ही। तकनीक से पकड़े गए तकनीक के एक्सपर्ट। पुलिस विभाग में एपीआई सचिन वाजे को टेक्निकल एक्सपर्ट माना जाता है। महाराष्ट्र एटीएस ने भी सचिन वाजे पर शिकंजा कसने के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट की मदद ली और उसके गुर्गों को पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च की रात करीब 8 बजे मनसुख का आखिरी व्हाट्सएप कॉल आया था। इसको ढूंढना आसान बात नहीं थी। इसी के चलते एटीएस ने महाराष्ट्र के बड़े टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की मदद लेनी शुरू कर दी। एटीएस की टेक्निकल टीम ने व्हाट्सएप कॉल की डिटेल निकाली और किसी तरह मनसुख का आया आखिरी व्हाट्सएप कॉल ट्रेस किया।
यहाँ से एटीएस को आरोपियों का रास्ता मिल गया। इसके बाद एटीएस ने उस शख्स की तलाश शुरू की जिसने खुद को तावड़े बताकर मनसुख को मिलने बुलाया था। टीम को पता चला कि आखिरी कॉल वाला नंबर गुजरात के अहमदाबाद में रजिस्टर है। एटीएस की टीम ने रेड की। उसी रेड के दौरान एटीएस को एक बुकी नरेश गौर मिला, जिसके पास से 15 सिम कार्ड भी बरामद हुए। दावा है कि गौर ने इसमें से कुछ कार्ड वाजे को और एक सिम कार्ड विनायक शिंदे को दिया था। यहाँ ध्यान दीजिए, विनायक शिंदे उसी कार्ड का इस्तेमाल वाजे से बातचीत में करता था और उसी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर शिंदे ने मनसुख को व्हाट्सएप कॉल किया था। मतलब एटीएस की जांच में शिंदे ही तावड़े हैं। एटीएस को जांच में पता चला कि जिस समय मनसुख की हत्या हुई उस समय शिंदे वहां पर मौजूद था। एटीएस को शुरुआती जांच में पता चला कि मनसुख को मारने की साजिश में 11 या उससे ज्यादा लोग शामिल थे, जिनमें से कुछ पुलिस अधिकारी भी थे। मुंबई में इस केस ने राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक महकमे तक हड़कंप मचाया हुआ है। मुंबई पुलिस कमिश्नर बदले जा चुके हैं। गृह मंत्री पर तलवार लटक रही है। जैसे जैसे खुलासे इन केस में हो रहे हैं, न जाने अभी और कितने लोग नपेंगे। इसी बवाल के बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के 2 सीनियर वकीलों ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामला दर्ज करने को कहा है। वकीलों ने शिकायत में कहा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों के बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दे देना चाहिए और उन पर मामला भी दर्ज होना चाहिए। मालाबार पुलिस स्टेशन में यह शिकायत दर्ज कराई गई है। आपको इस वक्त की बड़ी खबर दे रहे हैं। अनिल देशमुख गृह मंत्री महाराष्ट्र के खिलाफ मुंबई में 2 वरिष्ठ वकीलों ने शिकायत दर्ज कराई है और ये शिकायत दर्ज करके न केवल इस्तीफे की मांग की गई है बल्कि मुकदमा दर्ज करने की बात भी कही गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस खबर के साथ जुड़ गए हैं। सूरज, ये कौन वकील हैं और ये एफआईआर दर्ज कराकर क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, ये दोनों ही मुंबई के काफ़ी सीनियर वकील है। उसमें से एक तो बॉम्बे हाई कोर्ट का वकील है। उन्होंने लिखित शिकायत की है इस मामले में और ये मांग की है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो आरोप लगाए हैं, जो लेटर दिया है उन्होंने चीफ मिनिस्टर को, उसमें ये बात साबित होती है कि अनिल देशमुख जो राज्य के गृह मंत्री हैं वो कितना भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और इसी चीज़ को लेकर उन पर एंटी करप्शन के जितने भी धाराएँ हैं उसके अनुसार मामला दर्ज होना चाहिए। ये मांग उन्होंने कल की है और इस चीज़ को लेकर सह्याद्री गेस्ट हाउस के बगल में ही मलबार पुलिस स्टेशन है, मलबार हिल पुलिस स्टेशन में इस बात की शिकायत लिखाई है और ये कहा है कि इसकी जांच करके इसमें मामला दर्ज करना चाहिए। तो फिलहाल अब तक इसमें मामला तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत एक्सेप्ट कर ली है और इंक्वायरी करना शुरू किया है। विकास, एक बड़ी जानकारी आपके हवाले से हमने अभी दिखाई थी। विनोद और उनके भाई मनसुख की बातचीत हुई जिसको एटीएस ने आखिरी बातचीत के तौर पर अपने रिकॉर्ड पर लिया है। ये बातचीत किस तरह से वाजे के खिलाफ बड़ा सबूत बन सकती है? विकास, मनसुख और उसका भाई, ये दोनों की जो आखिरी कॉन्वर्सेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 27 फरवरी का ये कॉन्वर्सेशन है जो एटीएस को मनसुख के भाई के मोबाइल से मिला हुआ है, जिसको वो एज अ एविडेंस मानते हैं। उसमें मनसुख ये कन्फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें सचिन वजे ने मना किया था कि जो गाड़ी चोरी की एफआईआर आप लिखवाएंगे तो उसमें कभी ये मेंशन मत करना कि इस गाड़ी को आपने मुझे बेचा था और मैं इस गाड़ी का इस्तेमाल कई दिनों तक कर रहा था। जब उसके भाई ने बोला कि आपने ये स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया, आप फंस सकते हैं, एटीएस भी इस मामले की इंक्वायरी कर रही है और ये मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। जिसके बाद मनसुख ने कहा कि उसे वजह ने बताया है कि पूरा मामला उसके पास है, वो सुपर बॉस है। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर मुंबई से है। मुंबई में गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस वक्त एटीएस चीफ की मुलाकात हो रही है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, गृह मंत्री अनिल देशमुख से मुंबई एटीएस चीफ इस वक्त मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि एटीएस ही मनसुख हिरन की मौत के मामले की जांच कर रहा है। अनिल देशमुख के एटीएस चीफ की मुलाकात इस वक्त मुंबई में चल रही है। बड़ी जानकारी ये है कि अनिल देशमुख एटीएस चीफ से मुलाकात कर रहे हैं और इस मामले में हिरन मनसुख की मौत के डिटेल भी उनके साथ साझा किए जा सकते हैं। सूरज, एक बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में आरोप अनिल देशमुख पर भी लग रहे हैं। ऐसी सूरत में एटीएस चीफ का उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ जांच के दस्तावेज शेयर करना या जानकारी शेयर करना, ये किस तरह से नैतिक रूप से ठीक होगा?
देखिए यही सवाल जैसे ही एटीएस चीफ उनके बंगले पर पहुंचे उसके बाद सबने उठाना शुरू किया, लेकिन अब तक अनिल देशमुख ने रिजाइन नहीं किया है। अभी भी वो होम मिनिस्टर के पद पर हैं। आरोप भले हैं लेकिन वो आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। इस वजह से उस पद की गरिमा रखते हुए ये मामला जितना बड़ा हो गया है, इसको लेकर उन्होंने एटीएस चीफ को आज बुलाया है ताकि वो रिव्यू ले सके कि मनसुख हिरेन हत्या मामले की कॉन्स्पिरेसी किस तरह से थी, उनको उनकी जांच में क्या पता चला। जैसे कि एटीएस के डीआईजी शिवदीप लांडे ने कल सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया था कि इस पूरे मामले की गुत्थी सुलझ गई है। कई दिनों से एटीएस के लोग दिन रात इस पर काम कर रहे थे। तो अब शायद से एटीएस अपने एक संभावित कंक्लूजन पे पहुंच चुकी है कि किस वजह से मनसुख की हत्या की गई होगी, और जिसकी रिपोर्ट लेकर वो गृह मंत्री से आज मुलाकात कर रहे हैं। उनको इस पूरे मामले का पर अपनी रिपोर्ट देंगे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर आज अपने दफ्तर पहुंचे। मीडिया ने उनसे बातचीत करने की लगातार कोशिश की। आपको बता दें, परमबीर सिंह डीजी होमगार्ड के पद पर अपना कार्यभार संभालने पहुंचे थे। परमबीर से बातचीत की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने बातचीत करने से इनकार कर दिया, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। परमबीर सिंह को होमगार्ड का डीजी बनाया गया था। उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर से सचिन वाजे के विवाद सामने आने के बाद पद से हटा दिया गया। आप देख रहे हैं तस्वीरें जब परमबीर सिंह डीजी होमगार्ड का पदभार संभालने पहुंचे थे। मीडिया ने उनको घेरा, सवाल दागे, लेकिन वे मीडिया से बचते हुए अपने दफ्तर में चले गए। उनको मुंबई पुलिस कमिश्नर से पद पर सचिन वाजे का विवाद सामने आने के बाद और एंटीलिया केस की जांच में के बाद उनको हटाया गया था। सूरज ओझा का रुख कर लेते हैं। सूरज, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं। उनकी चुप्पी उस लेटर बम से ज्यादा खतरनाक है जो उन्होंने लिखा है। बिल्कुल विकास, उस लेटर के बाद से ही वो मीडिया से बात करने में कतरा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कॉन्फर्मेशन दी कि लेटर उन्होंने लिखा, क्योंकि ये सवाल लगातार सामने आ रहे थे कि उस लेटर पे उनके हस्ताक्षर नहीं है, तो उसको कन्फर्मेशन करने के लिए ही सिर्फ उन्होंने मीडिया से बात की, वो भी फ़ोन पर। लेकिन अब वो मीडिया से दूरी बनाने में ही दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे विवाद के बाद से ही उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर के पदभार से हटा दिया था। उन्हें डीजी होमगार्ड बनाया गया था। आज उसका वो पदभार संभालने के लिए विकास। जी सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूरज ओझा हमारे साथ थे, जानकारी दे रहे थे कि परमबीर सिंह ने डीजी होमगार्ड के पद पर आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। कल चिट्ठी लिखकर, लेटर बम लिख के परसों उन्होंने बड़ा तहलका मचाया था।